नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे ईपीएफ, पेंशन, ईपीएस, पीएफ क्लेम या सरकारी योजनाओं से जुड़े जो भी जानकारी है, सही जानकारी और भरोसेमंद जानकारी मैं आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं। तो आज के इस वीडियो में पिछले 1 या 2 सप्ताह में मेरे व्यूअर ने जितने भी सवाल पूछे हैं उनमें जो कॉमन सवाल है, जो बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, उन सभी सवालों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 58 के उम्र में रिटायरमेंट पर पेंशन कितना मिलेगा, पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ईपीएस 95 क्या है और कैसे काम करता है। अगर कोई सदस्य 58 साल उम्र पर पूरा कर चुका है लेकिन उसका 10 साल पूरा नहीं हुआ है, तो क्या उसे मासिक पेंशन मिलेगा या पेंशन का पूरा पैसा एक साथ में मिलेगा। ऐसी स्थिति में पेंशन की गणना कैसे होती है और इस वीडियो में यह भी जानेंगे क्या 58 साल के बाद ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जारी रखना चाहिए या जैसे ही 58 साल पूरा होता है इसमें ईपीएस में कंट्रीब्यूशन बंद कर देना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है और आपका कंपनी 58 साल पूरा होने के बाद भी आपके बिना परमिशन के पेंशन में कंट्रीब्यूशन जारी रखा है, तो उसका आपको कितना नुकसान हो सकता है और उससे कैसे बंद कराएं। और अगर किसी सदस्य ने ईपीएस योगदान बंद कर दिया है और 3 साल उसका पूरा हो चुका है बंद करके, तो क्या उसे पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही अगर कोई सदस्य ईपीएस में योगदान बंद कर दिया है और बंद करने के 3 साल के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके परिवार को मासिक पेंशन मिलेगी। इत्यादि बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको पीएफ क्लेम, पीएफ से संबंधित कोई भी समस्या है और उसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और जब भी आपको मौका मिलता है आप हमारे वीडियो पे कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बताएं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उसका उत्तर मैं आपको, उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीएफ से संबंधित कोई भी समस्या है तो और उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए किसी भी यूट्यूबर्स को या किसी भी मेंबर, किसी भी आदमी को इसके लिए पैसा ना दें, क्योंकि ये सब कुछ आपका फ्री में होता है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हमारे चैनल पर भी या फिर हमारे चैनल के नाम से या कोई अन्य व्यक्ति आपको इस काम के लिए पैसे मांगता है तो उससे बिल्कुल दूरी बना कर रखें। ये सब फ्रॉड है, क्योंकि ईपीएफ का मैक्सिमम काम ऑनलाइन आजकल यूपीआई, उमंग के माध्यम से, उमंग ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन ईपीएफओ के वेबसाइट पे ही सारा काम हो जाता है। इसके लिए कोई किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल्स में जानकारी। दोस्तों, मेरे वीडियो पे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है क्लेम से रिलेटेड, क्लेम रिजेक्शन से रिलेटेड और पेंशन कितना मिलेगा, पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, इससे ज़्यादा सवाल रहता है। तो सबसे पहले इसी सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं। पेंशन का कैलकुलेशन जो होता है वो आपका 2 पार्ट में होता है। एक 1 सितंबर 2014 से पहले का कुल सर्विस और एक 1 सितंबर 2014 के बाद का सर्विस। 1 सितंबर 2014 तक आपने कितने वर्ष काम किया है उसका अलग कैलकुलेशन हो जाता है। उसमें अधिकतम बेसिक सैलरी 6,500 माना जाता है और 12 महीने का पेंशनेबल सैलरी जब मैं कहूं तो इसका मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए, और इसका 12 महीने का एवरेज निकाल लिया जाता है। और उसके बाद आपका अधिकतम 6,500 रुपये बेसिक सैलरी पे कैलकुलेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति का उस वक्त बेसिक सैलरी 6,500 से ज्यादा है, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, तो उसका अधिकतम पेंशनेबल सैलरी 6,500 मान के कैलकुलेशन होता है। उसका अलग कैलकुलेशन करके निकाल लिया जाता है। और फिर 1 सितंबर 2014 के बाद किसी व्यक्ति का 6,500 से ज्यादा है
तो और 15,000 से कम है तो उसका जो एक्चुअल है वह कैलकुलेशन में आता है। 1 सितंबर 2014 के बाद अधिकतम बेसिक सैलरी का जो मान्य है वो है 15,000 रुपये। अगर किसी व्यक्ति का एक्चुअल बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000, 22,000 या 25,000 या 30,000 है तो जब कैलकुलेशन होगा वह होगा 15,000 रुपये। ठीक है, जिनका कम था उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उच्च पेंशन के लिए एक पीरियड दिया गया था, उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था अब उनका हायर पेंशन मिल रहा है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनको नहीं मिलेगा, उसका वो टाइमिंग खत्म हो चुका है। हायर पेंशन उसी को मिला था जिनके पीएफ से पैसा काटकर उनके पेंशन फंड में उसको डाला गया, और जिसके पीएफ फंड में पैसा नहीं था वो अलग से पैसा जमा करवाए, उनको हायर पेंशन मिल रहा है। ये क्लियर हो गया। पेंशन के कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो है 1 सितंबर 2014 से पहले का पेंशन और 1 सितंबर 2014 के बाद का पेंशन को जोड़ लगा देते हैं तो आपका पेंशन मिल जाता है। लेकिन इसका फार्मूला होता है कि आपका पेंशनेबल सर्विस मतलब आपने कितने साल नौकरी किया 1 सितंबर 2014 से पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद पेंशनेबल सर्विस गुना पेंशनेबल सैलरी 1 सितंबर 2014 से पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद, जिसमें अधिकतम 1 सितंबर 2014 के बाद 15,000, 1 सितंबर 2014 से पहले 6,500। तो पेंशनेबल सर्विस गुना पेंशनेबल सैलरी भागा 70, ये है बेसिक कैलकुलेशन का फार्मूला। पीएफ कैलकुलेशन करने का फार्मूला ये हो गया, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मंथली पेंशन रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि पेंशन पाने के लिए, ईपीएस में पेंशन पाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। कम से कम आपका 10 साल ईपीएस में योगदान होना चाहिए। आपने 10 साल योगदान किया है और बीच बीच में कहीं आपका 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना इस तरह से करके आपका किसी कंपनी में गैप है या आप किसी कंपनी में लॉन्ग एब्सेंट रहे हैं, एनसीपी डेज आपका 200-250 दिन है, तो आपका जब एक्चुअल पेंशनेबल सर्विस काउंट होगा तो उसमें से एनसीपी डेज माइनस हो जाएगा तो आपका 10 साल से कम सेवा हो जाएगा, फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपका बीच बीच में गैप है या कुछ भी है, टोटल सर्विस आपका अगर 10 साल पूरा हो जाता है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहला कंडीशन 2 कि आपका उम्र 58 वर्ष हो जाता है तो आपको पेंशन मिलता है। 58 वर्ष का उम्र और 10 साल पेंशन में कंट्रीब्यूशन, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपका 50 वर्ष भी उम्र हो गया है और आप घटे दर पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आप 50 के उम्र में भी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें कैलकुलेशन कैसे होता है कि जो आपको 58 वर्ष पे पहले कैलकुलेशन निकाल लिया जाता है और 58 वर्ष से पहले जितना वर्ष पहले लेंगे उतना प्रति वर्ष 4% कम ब्याज मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आपको 58 वर्ष में 5,000 रुपये पेंशन बनता है तो आप अगर 57 वर्ष में लेंगे तो 4% कम मिलेगा, फिर अगर 56 में लेंगे तो 8% कम मिलेगा, उसी तरह से आप अगर 55 में लेंगे तो 12% कम मिलेगा। इस तरह से कम घटे दर पे पेंशन आपको मिलता है। दूसरा, यदि आप 58 वर्ष के बाद पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जितने साल आप डिले करेंगे उतना 4% ज्यादा पेंशन आपको मिलेगा। दूसरा हो गया। तीसरा, यदि आप 58 वर्ष पूरा कर चुके हैं और आपका उम्र 58 वर्ष पूरा हो चुका है और आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन अभी भी 5 साल, 6 साल, 7 साल ही है, यानी कि आपका 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो आपको मंथली पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं एकदम इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान कीजिएगा। आप अपना पासबुक चेक कीजिए। अगर आपका उम्र 58 वर्ष हो गया है और अभी भी आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन, आपका कंपनी पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा कर रहा है, तो जल्द से जल्द उसको बंद कराएं। क्यों? क्योंकि 58 वर्ष के बाद जितना भी आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन जाएगा आपको तो पेंशन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका 10 साल पूरा नहीं हुआ है। 10 साल पूरा नहीं हुआ है
और 58 वर्ष के बाद आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि जैसे आप रिटायर होंगे तो आपके पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो फॉर्म 10C भर के विड्रॉल कर लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि जब आप फॉर्म 10C भरेंगे तो 58 वर्ष से पहले जितना आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन हुआ है वही पैसा मिलेगा। 58 वर्ष के बाद जितना भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन चला जाएगा वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। जब आप RTI वगैरह आप करेंगे, आप EPF ऑफिस में फोन करके पता करेंगे, मेल डालेंगे, तो वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा कि आप अपने कंपनी में बात कीजिए, उसने गलत तरीके से आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया है। जबकि 58 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक कंपनी को पेंशन में कंट्रीब्यूशन बंद कर देना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति 10 साल पूरा कर चुका है, वो अगर 58 वर्ष का हो गया है, तो वह चाहे तो स्वेच्छा से फॉर्म 10D भर कर उसमें डेफर्ड ऑप्शन का चुनाव कर सकता है। तो डेफर्ड ऑप्शन का जब वो चुनाव करता है तो वहां पे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप विथ कंट्रीब्यूशन डेफर्ड करना चाहते हैं कि विदाउट कंट्रीब्यूशन डेफर्ड करना चाहते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है कि आप पेंशन को स्थगित कर रहे हैं। स्थगित मतलब आप अभी 58 की उम्र में पेंशन लेना नहीं चाहते हैं, आप 60 की उम्र में, 61 की उम्र में, 62 की उम्र में पेंशन लेना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन जारी रहे। तो आप डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके डेफर्ड विथ कंट्रीब्यूशन करके आप चाहें तो 58 के उम्र में भी आप पेंशन में कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ऑप्शन फॉर्म 10D भर के वहां पे डेफर्ड ऑप्शन चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष का पूरा हो गया है और उसका 10 साल पूरा नहीं हुआ है तो फॉर्म 10C भर के पेंशन का कंट्रीब्यूशन उठा सकता है। तीसरा सवाल था कि यदि कोई व्यक्ति पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया है, एक महीना भी 2 महीना भी कंट्रीब्यूशन किया है और वह अपने पेंशन का पैसा का सेटलमेंट नहीं लिया है, फॉर्म 10C भर के पेंशन से पैसा विड्रॉल नहीं किया है और उसका 3 साल से कम है अभी, मतलब पेंशन में कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है और पैसा नहीं उठाया है, इस तरह से उसका 2 साल 2.5 साल हो गया, इसी दौरान उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और इस दुनिया में नहीं रहता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यदि आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन हुआ है तो आपका 3 साल तक पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर 3 साल उस पेंशन में कंट्रीब्यूशन हुआ तो 3 साल तक आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होता है तो आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को मंथली पेंशन, परिवार फैमिली पेंशन दिया जाता है। उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने अपना पेंशन में 6 महीना कंट्रीब्यूशन किया और उसके बाद जब उसका नौकरी चला गया तो उसने पेंशन के पैसे का सेटलमेंट ले लिया। दूसरा व्यक्ति है कि उसने भी 2 महीने पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया लेकिन वो अपने पेंशन का पैसा अभी तक उठाया नहीं है और इस तरह से वो लोग पेंशन में कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है, नौकरी छोड़ दिया, घर पे बैठा है, कहीं पे घूमने गया और उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई और दोनों गुजर गए। वो व्यक्ति जिसने पेंशन के पैसा का विड्रॉल कर लिया था 6 महीने कंट्रीब्यूशन करने के बाद, उसके परिवार को 1 रुपए भी पेंशन नहीं मिलेगा और वो व्यक्ति जिसने सिर्फ 1 किस्त ही पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया था लेकिन अभी तक उसने सेटलमेंट नहीं लिया है तो उसको 3 साल तक पेंशन कवर होता है, उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को मंथली पेंशन जो भी एलिजिबल है वो मिलेगा। अर्थात यदि आप नौकरी छूट भी जाता है आपका तो पेंशन का पैसा तुरंत आप ना उठाएं, पेंशन के पैसे को 3 साल तक कम से कम छोड़ें। अगर बीच में कहीं नौकरी लग गई तो उसी को कंटिन्यू कर दें। और हाल ही में ये PF ऑफिस ने एक नया नियम भी निकाल दिया है, अभी लागू नहीं हुआ लेकिन लागू हो जाएगा बहुत जल्द, कि आप पेंशन के पैसे को 36 माह तक उठा नहीं सकते हैं। 36 माह के बाद यानी कि 3 साल के बाद ही आप उठा सकते हैं। कारण जो मैंने आपको बताया, क्योंकि 3 साल तक आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन में अगर कर दिया तो 3 साल तक आपका उसमें कवर होता है, पेंशन के लिए कवर होता है। ये मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं है, इसके चलते लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ यहीं पे एक लोडर ऑपरेटर का मृत्यु हो गया था, लेकिन उसके घर में किसी को पता ही नहीं था कि भाई उसको पेंशन भी मिलता है। तो मैंने उसको बहुत हेल्प किया और हेल्प करके और उसको पेंशन दिलवाने का काम किया, EDLI से उसको इंश्योरेंस दिलवाने का काम किया और उसके परिवार को, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनको भी इनसे बहुत राहत मिली, बहुत उनको इससे फायदा मिला। तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अगला सवाल था कि सर पेंशन के पैसे को हम कब उठा सकते हैं? देखिए, पहले नियम था कि यदि आपका 10 साल पूरा नहीं हुआ है तो आप अगर पेंशन के पैसे को उठाना चाहते थे तो आप फॉर्म 10C भरते थे, और फॉर्म 10C भरते हैं तो पेंशन का पैसा जो मिलता है वो टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। लेकिन पहले जो कैलकुलेशन चलता था वो 6-6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन चलता था। 6-6 महीने चलने से फायदा ये था कि यदि कोई व्यक्ति 9 साल 6 महीना 1 दिन काम कर लिया तो उसको 10 साल माना जाता था। यदि कोई व्यक्ति 9 साल 5 महीना काम किया तो उसको 9 साल माना जाता था। लेकिन अगर वो 6 महीना से 2 दिन भी 3 दिन भी कम काम किया तो उसके पेंशन में कंट्रीब्यूशन जितना होता था वो पूरा का पूरा पैसा उसे छोड़ना पड़ता था, वो उसको पैसा नहीं मिलता था, उसको ईपीएफओ 0 मान लेता था। लेकिन जब नियम बदला तो अब क्या हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 माह भी पेंशन के पैसे में कंट्रीब्यूशन किया है और वह नौकरी छोड़ दिया है और वो पैसा लेना चाहता है तो उसे पेंशन का 1 माह का भी पैसा है वो भी उसे दिया जाएगा। इसका नुकसान यह हुआ कि आप जो है कम 10 साल आपको मिनिमम सर्विस करना ही पड़ेगा। पहले क्या था, 9 साल 6 महीना 1 दिन भी काम कर लिए तो 10 साल माना जाता था। लेकिन अब आपको 10 साल मतलब 12 महीने का 1 साल, यानी कि 10 साल मतलब हो गया 120 महीना। समझ गए? 120 महीना अगर आप काम करते हैं, अर्थात आप 120 महीना आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पीए पेंशन में, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। पहले था 9 साल 6 महीना 1 दिन काम कर लिए तब का 10 साल पूरा हो जाता था। ये उसका नुकसान। दोस्तों, बहुत से कर्मचारियों को ईपीएस 95 के नियम की सही जानकारी नहीं होती है। इस वजह से कई लोग या तो गलत फैसला ले लेते हैं या फिर उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिल पाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण वो पेंशन के पैसे को उठा लेते हैं। जैसे 1 महीना आपने कंट्रीब्यूशन किया, 1 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपया पेंशन में जमा होगा, ठीक है। आपने 1 महीने के पैसे को उठा लिया और आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपका दुर्घटना हो गया, आप इस दुनिया में नहीं रहे, आपने 1250 रुपये उठाया और खा के खत्म कर दिए। अगर वही आपने 1250 रुपया नहीं उठाया होता 3 साल तक, तो 3 साल के दौरान अगर कुछ भी होता आपको, तो हर महीने कम से कम जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपये है, आपके परिवार को, एक परिवार जब तक आपका नॉमिनी आपका फैमिली जीवित है तब तक आपको 1000 रुपया हर महीने मिलता है। तो सोचिए आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वैसे भी अब 1200 रुपया उठाकर 1250 रुपये उठाकर कोई बहुत बड़ा आपको कोई काम होने वाला नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यही राय रहेगा कि आप पेंशन के पैसे को जल्द से जल्द ना उठाएं। अगर 1 कंट्रीब्यूशन भी हो गया ना, 2 कंट्रीब्यूशन भी हो गया, उसको रहने दे 3 साल तक। 3 साल तक आपका वो आपके पेंशन के लिए, आपका जो मंथली पेंशन है उसके लिए कवर होता है। आपके कभी दुर्घटना में आपको बहुत काम आएगा। पेंशन का मतलब ही है एक बार में पैसा उठाएंगे, खर्चा कर देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। जब इसको लॉन्ग टर्म तक मंथली करके लेंगे तब आपको ज्यादा लाभ होगा। तो आज का यह वीडियो आपको कानूनी नियमों का जो है सही तरीके से व्याख्या किया है और व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में आज की इस वीडियो में समझाया हूं। यदि आपको कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी है, कोई बात मेरी समझ में नहीं आई है, या फिर कोई भी अगर दूसरा भी आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें बेझिझक इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।